अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर ग्रेड 5। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6 अबाउट मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। हमने अपनी कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लिया था और बाकी की इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। So let's talk about coal. Coal is found in seams. Seams क्या होती हैं? Seams होती हैं अंडरग्राउंड लेयर्स। तो कोल हमें कहाँ पे मिलता है? कोल हमें मिलता है ज़ेरे ज़मीन लेयर्स में। और कोल बनता कैसे है? कोल तब बनता है जब कई सौ साल के लिए कोई भी लकड़ी जमीन में दबी रहती है तो वो कई सौ सालों बाद चेंज हो जाती है कोल में। पाकिस्तान में कोल के काफी बड़े बड़े डिपॉजिट्स मौजूद हैं और इसीलिए हम कोल को कहते हैं फॉसिल फ्यूल। कोल माइनिंग स्टार्टेड इन दिस रीजन इन 1887 और ये कब पता लगा था कि हमारा जो रीजन है यानी कि जिसमें पाकिस्तान है वहाँ पे कोल मौजूद है, ये पता लगा था इन 1887 और तब इस रीजन में कोल माइनिंग स्टार्ट की गई थी। 50% ऑफ पाकिस्तान कोल इज इन लोअर सिंध और पाकिस्तान में जो कोल यूज किया जाता है उसका 50% आपको कहाँ पे मिलेगा? इन लोअर सिंध। The coal found here is of low quality as it does not have a lot of carbon to make it burn well. लेकिन unfortunately हमारी कंट्री में हमें जो कोल मिलता है, जो कोयला मिलता है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। The coal found here is of low quality as it does not have a lot of carbon to make it burn well. क्योंकि इसमें जो कार्बन की अमाउंट है वो ज़्यादा नहीं होती और इसी वजह से ये बहुत अच्छे तरीके से जलता नहीं है। अगर हमें अच्छी क्वालिटी का कोल चाहिए तो इसका मतलब है कि उसमें कार्बन की अमाउंट अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो कोल मिलता है उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है और कार्बन की अमाउंट कम है। इसीलिए जब उसको जलाया जाता है तो हमें उस तरह फ़ायदा नहीं होता जितना कि एक अच्छी क्वालिटी के कोल से होता है। हमारे मुल्क में ज़्यादातर कोल जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है क्योंकि हमें चाहिए होता है अच्छी क्वालिटी का कोल जो कि मंगाया जाता है दूसरे मुल्कों से। Pakistan's coal contains a lot of sulfur and produces a lot of ash and smoke. हमारे कोल के साथ मसला ये है कि इसमें कार्बन की अमाउंट कम है, इम्प्योरिटी ज़्यादा है और सल्फर की अमाउंट ज़्यादा है। सल्फर की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से ये होता है कि आग उतनी अच्छी नहीं बनती कोयले को जलाने से, बल्कि क्या बनता है? एशेस एंड स्मोक, यानी कि धुआं बहुत सा उठता है। इसके अलावा एशेस बनती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है यानी कि हीट, इसके अलावा आग, वो हमारे लो क्वालिटी कोल की वजह से प्रोड्यूस नहीं होती। इसीलिए जहाँ भी हमें अच्छी क्वालिटी का कोल रिक्वायर्ड होता है वहाँ हमें कोल दूसरी कंट्री से मंगवाना पड़ता है, इंपोर्ट करवाना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट इंडस्ट्री के बारे में, दैट इज आयरन, स्टील एंड इंजीनियरिंग। पाकिस्तान स्टील was started in 1973 with Russian help. तो पाकिस्तान में स्टील मिल्स कब लगाई जाना शुरू हुई? इन 1973 और ये काम हमने किया था with the help of Russia. For this industry, iron ore, manganese and coal are important. और इस इंडस्ट्री के लिए हमें ज़्यादा क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? We require iron ore, then manganese and coal. और हमें इस इंडस्ट्री के लिए अच्छी क्वालिटी का कोल चाहिए होता है जो कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। सो अगेन वी रिक्वायर 3 थिंग्स फॉर दिस इंडस्ट्री: आयरन ओर, मैंगनीज एंड कोल। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस मेनी स्मॉल मशीन्स, टूल्स एंड पार्ट्स फॉर ऑटोमोबाइल्स एज वेल एज हेवी मशीनरी फॉर अदर फैक्ट्रीज। अब पाकिस्तान में क्या क्या बनाया जाता है इस इंडस्ट्री में? मेनी स्मॉल मशीन्स, बहुत सी छोटी छोटी मशीन्स बनाई जाती हैं, टूल्स एंड पार्ट्स फॉर ऑटोमोबाइल्स। इसके अलावा आप जो गाड़ियां यूज करते हो, बाइक्स यूज करते हो, ट्रक्स यूज करते हो, इसके भी डिफरेंट पार्ट्स और टूल्स। ऑटोमोबाइल्स हम कहते हैं व्हीकल्स को, गाड़ियों को, बाइक्स को। सो इनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी हमारी कंट्री में बनाए जाते हैं, एज वेल एज हैवी मशीनरी फॉर अदर फैक्ट्रीज। इसके अलावा जो हमारी बाकी फैक्ट्रीज हैं जहाँ बर्तन बनाए जाते हैं या मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं, उनमें भी अगर आप देखो जो हैवी मशीनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी हुई होती हैं, जैसे कि बॉयलर्स हो गए, जनरेटर्स हो गए,
ये सब भी बनाए जाते हैं आयरन एंड स्टील से। इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज रियली इम्पोर्टेंट एंड इट इज सेड टू बी द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। So now let's talk about our next industry, that is cottage and small industries. तो ये तो आपको नाम से ही अंदाजा हो रहा होगा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं हमारे यहाँ, जैसे मेजर इंडस्ट्रीज हैं, कॉटन इंडस्ट्री हो गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, ये हैं कुछ मेजर इंडस्ट्रीज। लेकिन हमारे यहाँ कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हैं, ये जिनको हम कॉटेज इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जो नॉर्मली डेंटिस्ट यूज करते हैं या डॉक्टर्स यूज करते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, जो कि सर्जरी में यूज किए जाते हैं। देन ज्वेलरी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कारपेट्स। कुछ कारपेट्स मशीन्स में भी अब बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत से कारपेट्स ऐसे होते हैं जो कि हाथों से बनाए जाते हैं। और इस बिजनेस में कभी कभी पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स मिलकर कारपेट्स बनाते हैं एंड दे आर रियली एक्सपेंसिव। देन एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स, इसके अलावा आप जो कढ़ाई वाले प्यारे प्यारे कपड़े पहनते हो वो भी हमारी कॉटेज इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन, एंड शूज, इसके अलावा जूते भी और बहुत से कढ़ाई वाले जूते भी, ये सब कुछ बनाया जाता है हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर आपको मिलेगी विलेजेस में, क्योंकि विलेजेस में लोग अपनी फैमिलीज की हेल्प से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शुरू कर देते हैं। कभी कभी उनकी अपनी आमदनी होती है और कभी कभी वो बैंक से थोड़ा बहुत लोन लेकर कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर देते हैं। नॉर्मली ये कोशिश की जाती है कि कॉटेज इंडस्ट्री में वही चीज़ें बनाई जाएं जो कि लोकली हमारी कंट्री में अवेलेबल हों, यानी कि हमें वो चीज़ें इम्पोर्ट ना करनी पड़े, क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्मॉल स्केल बिजनेस है। तो इसके लिए अलग से पहले चीज़ें इम्पोर्ट की जाएं, ये इतनी फेवरेबल बात, ये सूटेबल बात नहीं होती। एंड इट इज़ रियली गुड फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल इन विलेजेस, क्योंकि आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारे देहात अभी इतने डेवलप नहीं है, वहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं लगी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं या जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो लोगों को रोजगार के मौके मुहैया करती हैं। Now there is a question in your book, question number 8. Make a list of the goods produced by Pakistan's cottage industries. तो इस वक्त बिल्कुल हमने अभी बात की कि हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ज्वेलरी, कारपेट्स, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स, पॉटरी। तो इस सवाल का जवाब आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट इंडस्ट्री के बारे में, दैट इज टूरिज्म। टूरिज्म का क्या मतलब होता है? टूरिज्म का मतलब होता है किसी जगह टूर पे जाना, घूमना फिरना, इसको हम कहते हैं टूरिज्म। टूरिज्म इज ऑल्सो सीन एज एन इंडस्ट्री। अब देखा जाए तो इट इज नॉट एन इंडस्ट्री, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं लगा हुआ होता, कोई प्लांट नहीं लगा हुआ होता, लेकिन नाउ इट इज ऑल्सो सीन एज एन इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि जब मुख्तलिफ ममालिक से लोग हमारी कंट्री में घूमने फिरने आते हैं तो इसका मतलब है कि ये चीज़ हमारी कंट्री की इकॉनमी के लिए अच्छी है, हमारी कंट्री की माशी हालत के लिए अच्छी है। जो मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, जैसे अमेरिका से आ रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं, तो उनकी करेंसी जब हमारी करेंसी में कन्वर्ट की जाती है, सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ मनी। सो एक्चुअली दिस इज गुड फॉर आवर कंट्री। इसके अलावा टूरिज्म से ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके मुल्क में अमन है तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट करती है दूसरे मुल्कों के सामने कि आपके मुल्क में टूरिज्म बढ़ गया है, मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं यहाँ पे घूमने फिरने। दिस रिप्रेजेंट्स अ वेरी गुड इमेज ऑफ योर कंट्री इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। पाकिस्तान के पहले काफ़ी हालात ख़राब रहे, टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से टूरिज्म बहुत कम हो गया था, लेकिन अब ग्रेजुअली क्योंकि हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं इसीलिए टूरिज्म भी बढ़ता जा रहा है। नॉर्दर्न रीजन हैज़ बीन अ फेवरेट विद टूरिस्ट। तो हमारे जो शुमाली इलाका जात हैं वो तो आपको पता ही होगा कि काफ़ी खूबसूरत हैं, ख़ास तौर पे अगर आप उनको सर्दियों में विजिट करो। सो इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, लैंडस्केप्स, वैलीज एंड रिवर्स। तो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो नॉर्मली ज़्यादा विजिट किए जाते हैं बाय वेरियस टूरिस्ट। हिस्टोरिक साइट्स आर ऑल्सो ऑफ इंटरेस्ट टू टूरिस्ट। इसके अलावा हमारी जो हिस्टोरिक साइट्स हैं, यानी कि जिनसे आपको तारीख के बारे में पता लगता है, जैसे कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, टेक्सला, इसके अलावा भी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं
जैसे मुख्तलिफ मस्जिदें हैं, देन मीनार पाकिस्तान और इस तरह की जितनी भी हिस्टोरिक साइट्स और जगह हैं, इनको विजिट करने में भी टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पाया जाता है। इसके अलावा टूरिज्म के थ्रू हम अपना कल्चर दुनिया में फैला सकते हैं। मतलब जो भी यहाँ से जाएगा वो ऑब्वियसली इस चीज़ का जिक्र करेगा कि पाकिस्तान में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह का कल्चर है, ट्रेडिशंस और नॉर्म्स क्या हैं, लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, यहाँ के खाने किस तरह के हैं। So this is really good for any country. Then there is a question in your book, question number 9. Where are most of the industries located? Which are the places with no industry? Can you explain your answer? तो हमारी जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज हैं वो हैं पंजाब में, सिंध में और KPK में। Which are the places with no industry? तो बलोचिस्तान में there are very few industries. Can you explain your answers? इसकी वजह यह है कि बलोचिस्तान में there is non availability of a lot of resources, यानी कि वहाँ पे बिजली का मसला है, पानी का मसला है। इसके अलावा वहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पे कन्वेंस यानी कि ट्रांसपोर्ट के इश्यूज भी आ जाते हैं, इसीलिए बलोचिस्तान में इंडस्ट्रीज बहुत कम हैं, जबकि पंजाब में, सिंध में और खैबर पख्तूनख्वा यानी कि KPK में ज़्यादातर इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है और साथ ही हमारा चैप्टर भी। नाउ वी आर लेफ्ट विद वर्क पेज, जो कि हम करेंगे अगले लेक्चर में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।